हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं कि टॉर्क हमने पहले देखा था कि टॉर्क कैसे हम लोग निकाल सकते हैं जब कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि कोई यदि बॉडी रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है और उस बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन भी है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो उस पर नेट टॉर्क क्या होता है। और उस टॉर्क को हम लोग कोशिश करेंगे सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि सपोज अपने पास कोई बॉडी एक है, राइट। बॉडी कुछ अपना कुछ ऐसे है, ओके। अब यहाँ पर मानते हैं कि हमारा ये जो फ्रेम है, कोई भी एक फ्रेम माना हमने, दिस इज इनर्शियल। ये क्या है? इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में एज्यूम हम लोग करते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ है और इसके थ्रू जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन क्रॉस कर रहा है और इसके बाद ये रोटेट कर रहा है। क्लॉकवाइज करे, एंटी क्लॉकवाइज करे, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बॉडी है कंप्लीट, सपोज करो कि ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, राइट। अभी हम लोग क्या देखते थे कि सिंपल इनर्शियल फ्रेम में हम लोग अभी तक क्या देखे थे कि इनर्शियल फ्रेम में एक बॉडी या पार्टिकल पर, ये पार्टिकल है, कोई इस पर फोर्स लग रहा है या आर पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन, तो हम लोग क्या निकालते थे? टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालते थे। यही हम लोग करते थे बॉडी के रेस्पेक्ट में, करते थे किसके फ्रेम में? जब इनर्शियल था। अब ये बॉडी क्या कर रहा है कि सिर्फ रोटेट ही नहीं कर रहा है, ये ट्रांसलेट भी कर रहा है साथ में। तो हम लोग देखते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स इस पर लग रहा है या रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन के लिए भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, ट्रांसलेशन के लिए भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, रिक्वायरमेंट होगा। तो बेसिकली इससे टोटल टॉर्क कितना हमारे पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो बेसिक हम लोग कंसेप्ट लेके चले थे कि सपोज यहाँ पर हमारा कोई एक मास है, ठीक है, स्मॉल मास, उसको हम लोग एम आई एज्यूम कर रहे हैं, एम आई। इसे बहुत छोटे छोटे मास में हम लोग डिवाइड कर दिए, जो पहले हम लोग करते आए हैं। और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये हमारा है आर आई। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। अब आप बात समझो, अगर हम लोग इस बॉडी पर बैठ जाए, मेरी बात समझना, अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ कैसे लगाते थे बेसिकली, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ये बन चुका है, एक्सेलरेट कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में। अब ये लैब हो सकता है या ग्राउंड बोलो, जो भी है, लेकिन ये क्या है? इनर्शियल फ्रेम, उसके रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अगर इस बॉडी पर चला जाऊँ, मैं सेंटर ऑफ मास पर जाकर बैठ जाऊँ, तो क्या होगा? मेरे लिए बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में क्या दिखेगा? रेस्ट दिखेगा। भले ही रोटेशन में दिख रहा होगा, लेकिन ट्रांसलेशन में क्या दिखा होगा? हमें ये रेस्ट में दिख रहा होगा कि हाँ जी, ट्रांसलेट ये नहीं कर रहा है बॉडी, ओके। अब यहाँ से हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग अगर न्यूटन्स लॉ के जो भी अप्लाई करते थे, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा? इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या होगा? वो सूडो फोर्स होगा। और किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट में। बात समझ में आ रहा है? तो इस पर जो सूडो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा होगा? एम आई ए। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है? हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ताकि हमें कैलकुलेशन जो फिजिकल क्वांटिटी करने वाले हैं उसमें प्रॉब्लम न हो, आसानी के लिए। हमने पहले भी न्यूटन्स लॉ जो चैप्टर पढ़ा था मोशन में, देखे थे कि जहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम होता था, आसानी करने के लिए उस फ्रेम में हम लोग चले जाते थे, सूडो फोर्स अप्लाई करते थे। सूडो फोर्स होता नहीं है, डिस्कस हम लोग पहले कर चुके हैं। कन्वीनियंट के लिए हम लोग ये अप्लाई करते हैं ताकि सारे कैलकुलेशन हमारे जो सिस्टम है वो सही रहे। इस पर हम लोग डिस्कस और डिटेल नहीं करेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात बोलें कि यहाँ पर टॉर्क सिर्फ सूडो फोर्स के कारण कितना लग रहा होगा, एक बात बता रहा हूँ। अगर टॉर्क की बात करें कि टॉर्क सूडो फोर्स के कारण कितना लग रहा होगा सीएम के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे कि हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका पोजीशन वेक्टर तो मुझे पता है, आर आई, बहुत अच्छी बात है। आप इससे क्रॉस प्रोडक्ट किया आपने फोर्स के साथ। फोर्स क्या है? माइनस एम आई ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझो आप, ऐसे सारे पार्टिकल हैं,
एम आई मतलब क्या हुआ, M1 M2 M3, यानी बहुत छोटे छोटे चंक हम लोग मास कर लिया, बहुत छोटे छोटे। अब यहाँ पर हम लोग टोटल, यानी कि अगर हम लोग बोले कि टॉर्क नेट हमारा क्या लग रहा है ड्यू टू सूडो, हम लोग क्या बोलेंगे कि समेशन आई, मतलब 1 to n जितना भी हो पार्टिकल, RI क्रॉस माइनस MIA। कोई दिक्कत? आप इसको समझो। अब यहां से हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसका वैल्यू क्या कुछ हमारे पास आता भी है या नहीं आता है, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली। अब देखो, एम आई क्या है, कोई डायरेक्शन एक कांस्टेंट है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, आप समझो, आई MI RI माइनस, सपोज मैंने साइन बाहर ले लिया, ठीक है, क्रॉस ए वेक्टर, अच्छा, माइनस एम क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी। क्यों करें, अभी आपको आंसर इसका मिल जाएगा। आई MI RI अपॉन टोटल मास क्रॉस एक्सेलरेशन वेक्टर। ये क्या है बेसिकली, MI RI अपॉन टोटल मास, ये सेंटर ऑफ मास है। बात समझना, अगर मैं यहां से सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता तो क्या करता है, इस पोजीशन, इसको अगर मैं O बोल दूं तो इस पोजीशन से पोजीशन वेक्टर लेता और हर एक के मास को मल्टीप्लाई करता, टोटल मास से डिवाइड करता है। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, बात समझ रहे हो ना, यहां से कैलकुलेट करते हैं तो सपोज मेरे पास आ जाता, कुछ भी वैल्यू आ जाता, R का वैल्यू आ जाता सपोज मेरा 2I + 4J, एज फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो मुझे कोटेड पता चल रहा था कि हाँ जी कहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ मास है, 2 4 है। अब जो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यानी क्या, इट्स सेल्फ ही ओरिजिन हो गया है, यानी सेंटर ऑफ मास जो निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू CM, उसी का ओरिजिन ले लिए हैं। तो ये बेसिकली ये क्या हो चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन न हो, ये बेसिकली यहाँ पर आ चुका है, यानी इसका वैल्यू क्या है, 0 हो चुका है। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आपको ये समझ में आया कि जब ये जो भी फोर्स लग के जो ट्रांसलेशन हो रहा है, वो फोर्स के कारण जो टॉर्क इसमें जो हो रहा है, यानी कि सूडो फोर्स के कारण जो टॉर्क हम लोग निकालने वाले हैं वो 0 हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हम लोग जो सूडो फोर्स के कारण वो क्या है, 0 है। यानी कि अभी भी सिर्फ सूडो फोर्स लिया था, इस पर और भी फोर्स लगना तभी तो रोटेशन हो रहा है। अब जो भी फोर्स लग रहा होगा, यानी कि अब नेट टोटल अगर टॉर्क की बात करें, नेट अगर टोटल नेट टॉर्क की अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली, अगर ये रोटेट भी कर रहा है तो कुछ न कुछ इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। हमने टोटल टॉर्क निकालने की कोशिश किया, एक जो फोर्स है ट्रांसलेट उससे पता चल गया कितना टॉर्क है। अब रोटेशन के लिए जो भी लग रहा होगा उसको मैंने ऐड कर दिया, तो एक पार्ट तो 0 हो चुका है नेट। अब जो भी एक्सटर्नल लग रहा होगा, यानी कि बेसिकली अगर नेट की बात करें तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क हमारा, इसको ऐसे लिख देते हैं, नेट एक्सटर्नल के कारण जो हो रहा होगा I अल्फा। ये I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू CM, यहाँ की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास किया उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो केस है कि ट्रांसलेट कर रहा है और वो रोटेट भी कर रहा है, उस पर जितने किस्म के फोर्स लग रहे हैं वो नॉन इनर्शियल बन चुका है एक्सेलरेशन कारण, तो उस पर जो अगर हम लोग उसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना चाहें इसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग ऐसा भी इसको लिख सकते हैं कि टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ICM अल्फा। एक रिजल्ट आया, यानी कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रहा है, मूव भी कर रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम
इनर्शियल के रिस्पेक्ट में, आप सेंटर ऑफ मास पर चले जाओ और वहाँ से आप बता सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप निकाल सकते हो बॉडी का, तो कितने एंगुलर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन से जा रहा होगा। तो हमें जो भी अगर फोर्स यहाँ से जो भी एक्सटर्नल दिख रहा होगा यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नोट करो आप। अब देखो एक सिमिलरिटी समहाउ आपको एनालॉग दिखेगा, वहाँ पर हम लोग फोर्स में सिंपल क्या बोलते थे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम लोग बोलते थे मास और एक्सीलरेशन ऑफ सीएम, ऐसा बोलते थे ना हम लोग, अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है ट्रांसलेशन मोशन की बात में। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे कि टॉर्क जो एक्सटर्नल लग रहा है टोटल, उसके कारण क्या होगा, आई सी एम, मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है, एनालॉग इसका है, सी एम के रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर एक्सीलरेशन। तो देखो समहाउ कहीं ना कहीं एक एनालॉग एक सिमिलरिटी आपको दिख रहा है चीज़ों को, यानी सी एम के अबाउट अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है उसके अबाउट यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू डेट ये अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट कर रहा होगा। ओके, अभी हमने जस्ट देखा कि रोटेशन ट्रांसलेशन भी हो रहा है किसी एक रिजिड बॉडी का। अभी हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई देखेंगे जो यूजुअली हम लोग व्हील में देखते हैं, साइकिल, बाइक, कार जो भी है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि कोई एक बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट कर रहा है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है, क्या क्या उससे हम लोग समझ सकते हैं फिजिक्स के टर्म में। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो है प्योर रोलिंग। क्या है, प्योर रोलिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक व्हील जो है, आप मेरी बात को पहले आप सुनो फिर आपको फटाफट सारे कुछ समझ में आएगा। अब ये जो व्हील है, मान लो एक ऐसा जो रिम लगा होता है इस तरीके से मूव करना शुरू किया और ये मूव किया और रिम कुछ यहाँ पर आ गया, तो बाय द वे हम लोग इसको ऐसा सेंटर करके ऐसा कुछ बना दिए, ठीक है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड लग रहा है लेकिन चलो ठीक है, सर्कल है। फिर ऐसे मूव किया और कुछ यहाँ पर व्हील ऐसे पोजीशन में आ गया, ठीक है, यानी कि ये व्हील एक कंप्लीट रोटेट किया। देखो ये अब था, रोटेट करते करते बिल्कुल डाउन आया, फिर रोटेट करना शुरू किया और अब चला गया, यानी एक कंप्लीट 2 पाई रेडियन ये व्हील मूव किया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप कोई भी व्हील लो उसको रोटेट करो, ट्रांसलेट भी करो, बाद में देखेंगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर ये यहाँ से आकर फिर अब चला जाता है तो इतना तो श्योर है कि 2 पाई रेडियन ये रोटेट किया। तो यहाँ रोटेशन कितना हुआ है, रोटेशन जो हुआ है 2 पाई रेडियन हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया है प्योर रोलिंग में कि अगर ये रोटेशन 2 पाई रेडियन है और इसका जो ट्रांसलेशन है वो अगर 2 पाई आर है, इसका रेडियस आर है, 2 पाई आर है, यानी कि इसका जो सेंटर है, ये सेंटर ट्रांसलेट कराते ये मूव कर रहा होगा, ये भी मूव कर रहा होगा, ये भी मूव कर रहा होगा। तो मूव करते हुए जितना टाइम में ये रोटेट किया है 2 पाई रेडियन, उतने टाइम इसका सेंटर मूव कर दिया 2 पाई आर। अगर ऐसे सिचुएशन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग का केस। बात समझ में आया। और इस केस में सपोज हम लोग यूनिफॉर्मली देखते हैं कि ये ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तभी तो रोटेट करके जा रहा होगा, और सेंटर ऑफ मास या सेंटर जो है वो वी से लीनियर मोशन में है, लीनियर स्पीड इसका वी है। तो अभी तो फिजिकली आपने समझ लिया, इसका जो रिलेशन होता है बेसिकली, मान लो कि डेल्टा एक्स मूवमेंट हुआ, डेल्टा एक्स क्या हुआ, ट्रांसलेट हुआ, डेल्टा एक्स ट्रांसलेट हुआ लीनियरली, लीनियर इसका मूवमेंट हुआ, और सपोज ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं बेसिकली क्या होता है, हम लोग अगर आर्क बोलें कि सपोज डेल्टा टी टाइम में वो कितना आर्क होगा, तो हम लोग सिंपल पता है, हम लोग क्या करते हैं, आर्क का लेंथ यदि हमें अगर ये आर्क का लेंथ देखना है कि कितना ये मूव किया होगा, तो हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं, रेडियस इनटू डी थीटा इक्वल टू डी थीटा से कन्फ्यूज हो, डेल्टा थीटा स्मॉल, ये क्या होता है, डेल्टा एस
सरकमफ्रेंस का जो लीनियर स्पीड था हम लोग देखे थे सर्कुलर मोशन में। यहाँ पर बोलता है कि हाँ जी ये सही है, आपका ये रिलेशन यहाँ ये वैलिड है, लेकिन जो सेंटर का जो मूवमेंट हुआ है ना इसके बराबर होगा। यानी ये कहा जा रहा है कि डेल्टा एक्स जो हमारा है वो हो गया आर डेल्टा थीटा। यानी कि इन दोनों के बीच रिलेशन है, किस केस में? प्योर रोलिंग के केस में। ये रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एस जो आर्क जो अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हम लोग जाकर देखें तो जो डेल्टा एस जो मूवमेंट हुआ होगा, याद है हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन में, वो तो ये रिलेशन फॉलो करेगा कि आर्क कितना मूव किया होगा। लेकिन बोल रहा है कि ठीक है ये तो अपनी जगह रिलेशन सही है, लेकिन डेल्टा एक्स जो मूवमेंट हुआ, डेल्टा एक्स यानी सेंटर यहाँ से यहाँ जो आया होगा डेल्टा एक्स, उसके बीच का रिलेशन जो होगा आर डेल्टा थीटा के बराबर होगा प्योर रोलिंग के केस में। अब यहाँ से आप देखो, और ये सपोज हमारा डेल्टा टी टाइम में हुआ है तो क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अगर लिमिट लेते हैं वेरी स्मॉल टाइम के लिए करते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो कि डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या वेलोसिटी ऑफ सेंटर जो व्हील का है, ये क्या है? आर ओमेगा। तो ये भी इस भी से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये भी बता रहा है कि सेंटर का वेलोसिटी का रिलेशन ये होगा प्योर रोलिंग के केस में, इसमें तो कोई शक नहीं है जब ओमेगा से मूव कर रहा है। अब यहाँ पर बारीकी से आप समझना, सेंटर ऑफ मास में आप बैठ कर अगर देख रहे हो तो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो किसी पार्टिकल का अगर वेलोसिटी आप देखोगे उसमें तो क्या होगा? आर ओमेगा होगा ना। ग्राउंड से अगर देखना चाहते हो तो ग्राउंड से सेंटर आपको दिखेगा वी वेलोसिटी जाता हुआ, इसका वैल्यू क्या है? आर ओमेगा। बात मेरी समझ रहे हो आप? अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसलिए मैं इस बात को जोड़ डाल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं क्लियरली आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो आप यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की, तो इसका जो वेलोसिटी है ये तो आर ओमेगा इस तरह से रोटेट कर रहा था, आर ओमेगा तो होना ही होना है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड का जो पर्सन देख रहा होगा उसको क्या देख रहा होगा? वी। बात समझ में आ रहा है? तो ग्राउंड वाले से पूछेंगे कि सेंटर कैसे जा रहा है, तो वी से जा रहा है। ग्राउंड वाले से पूछेंगे कि ये कैसे जा रहा है, तो अभी नहीं बता पाएगा, लेकिन सेंटर पर जो बैठा हो क्या बोलेगा? आर ओमेगा यहाँ पर वेलोसिटी है। मेरी बात से कंफ्यूज मत होना। ग्राउंड पर बोलेगा कि सेंटर जो व्हील का है वी से जा रहा है, दैट इज आर ओमेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटर पर बैठा जो बोलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? आर ओमेगा। टॉप मोस्ट की बात करें तो अगर मैं बोला कि वेलोसिटी ऑफ टॉप पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ टॉप पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत है? अब देखो तो वेलोसिटी ऑफ टॉप विथ रिस्पेक्ट टू सी एम, जो सेंटर ऑफ मास बैठा है उसको क्या दिखेगा? आर ओमेगा। इसको पॉजिटिव ले लिया हमने। वेलोसिटी ऑफ टॉप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड वाले को क्या दिखेगा? माइनस वेलोसिटी ऑफ सी एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमारे पास क्या है? आर ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ टॉप पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? 2r ओमेगा। सिंपल भी आप देख सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट इधर भी से जा रहा है इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और ये भी वी से जा रहा है, तो ग्राउंड वाले क्या होगा? 2v। ये तो मैं दिखाया रिलेटिव जो देखते हैं, कन्फ्यूजन न हो। अब इसी को हम लोग देखें कि बॉटम पर क्या हो रहा है। बस समझना, अगर मैं बोलूँ बॉटम पर क्या होगा, तो रोटेट अगर ऐसे कर रहा है तो बॉटम पर यहाँ कुछ हो रहा होगा आर ओमेगा, और ये जा रहा है वी से, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉटम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया? 0। यानी ग्राउंड पर जो पर्सन इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेगा तो क्या है? वी से इधर गया और वी से इधर आया, और क्या है इसके रिस्पेक्ट में, तो जब निकालोगे आप तो ये 0 आएगा। तो प्योर रोलिंग के केस में आपको समझ में आया कि हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी है चेंज है। टॉप मोस्ट लिया कि लिनियरली इजी है, अब इस पॉइंट का कोई आपसे पूछ दे तो बिल्कुल वहाँ चेंज हो जाएगा, इसका कुछ वेलोसिटी ऐसे है, फिर इसका जो हम लोग वेक्टर का एडिशन करते थे वो प्रॉपर हम लोग रूल को फॉलो करेंगे, तब बताएंगे कि हाँ जी इसका क्या हो रहा है मैग्नीट्यूड,
किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। लेकिन यहाँ सिंपल था हॉरिजेंटल, यानी कि एक्स और वाई प्लस एक्स और माइनस एक्स डायरेक्शन में था सिंपली, इसलिए हम लोग टू टॉप मोस्ट पॉइंट को देख लिया, टॉप एंड बॉटम को, कि कैसे हो रहा है। तो प्योर रोलिंग के केस में जो देखने वाली बात है कि जो भी इसका मूवमेंट हो रहा है, अगर एक कंप्लीट रोटेशन एक मारता है 2 पाई का, तो सेंटर 2 पाई आर मूव करेगा। बात समझ में आया। ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है तो इसके रेस्पेक्ट देखोगे तो इस तरीके से है। कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है इसका, 0 है इसका वेलोसिटी। बात समझ में आई, आप नोट करो। अब हम लोग देखने वाले हैं रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल में दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझने में इजी होगा। सपोज आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल ऑलमोस्ट सब लोग चलाते हैं। आप साइकिल चला रहे हो, स्पीड ऑफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अचानक क्या हुआ कि बारिश होने लगा। सपोज मान लो कि बारिश हो रहा है, तो थोड़ा सा स्मूथ हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया। अब बचने के लिए कि एक्सीडेंट ना हो, कुछ आ गया, आपने ब्रेक जोर से लिया, ब्रेक लगाया, तो क्या होगा आप समझो। ब्रेक जैसे ही आपने लगाया तो व्हील का जो रोटेशन है आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बॉडी में जो मोमेंटम है, जो मूवमेंट है, वो अपने प्रॉपर्टी को चाहेगा कि रखें, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रोटेशन का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है और होल बॉडी या व्हील का जो बोले सेंटर है वो ज़्यादा तेज से जाने लगता है। बात समझ में आया नहीं आया। देखो आप, जैसे ये ग्राउंड है, मैं पूरा साइकिल नहीं दिखाना चाहता, एक व्हील दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आपने सपोज ऐसे मूव कर रहा है ओमेगा से, सपोज इसका रेडियस आर है, मूव कर रहा है, इसलिए आप जैसे ही ब्रेक लिए तो आप थोड़ा सा विजुलाइज करो ना, ब्रेक लिया, ब्रेक लगा, तो उसका रोटेशन को आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, रोटेट नहीं करने देना चाह रहे हो, लेकिन ये अपने मोशन का क्या है, स्लिपरी भी है, जो भी है, तो आगे जा रहा है। तो जो आपका होल बॉडी ऑफ द साइकिल या व्हील का यहाँ कंसंट्रेट करें तो ये तेजी से भागने की कोशिश करता है विथ रिस्पेक्ट टू जो रोटेशन का हर एक पार्टिकल। तो प्योर रोलिंग में क्या था, प्योर रोलिंग में हम देखे थे कि सेंटर ऑफ मास जो था, प्योर रोलिंग में सेंटर ऑफ मास जो था वी आर ओमेगा, यानी सेंटर वी इक्वल टू आर ओमेगा से ये फॉलो करता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो सेंटर है हमारा VCM सेंटर, ये हमारा आर ओमेगा से फास्ट है। मतलब जितना देर में ये मूव करता उतना तो मूव होने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा सेंटर ऑफ मास मूवमेंट में है। तो इस केस में क्या होता है कि स्लिप करने लगता है फॉरवर्ड। तो इस केस में इसका रोटेशन तो कम हो जाता है, उस रिस्पेक्ट में रोटेशन कम हुआ तो हर एक पॉइंट का जो लीनियर स्पीड है वो कम हो गया है, लेकिन सेंटर मूव कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा सेंटर ऑफ मास का जो रिलेशन है आर ओमेगा के साथ, ये इंक्रीज रहता है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। दूसरा जो है इसमें कि आपने देखा होगा कि रोटेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एक केस आपने देखा होगा कि रोटेशन बहुत ज़्यादा होता है और मूवमेंट नहीं हो रहा है। किस केस में होता है आप सोच के थोड़ा सा इसके बारे में। अब हम लोग अगला केस देखने वाले हैं कि रोलिंग विथ स्लीपिंग। रोलिंग विथ स्लीपिंग, या इसको ऐसा समझ लो आप कि मोर रोल हो रहा है, मोर रोलिंग एंड लेस फॉरवर्डिंग, ऐसा कर सकते हो। अभी केस देख के आपको समझ में आ जाएगा। बाय द वे कि हमारा आपने देखा होगा कि मड में, कीचड़ में कोई 4 व्हीलर फंस गया है, ट्रैक्टर वगैरह जो खेत में कभी जब काम होता है, आप देखते हो कि ट्रैक्टर एक ही जगह पर है और या जीप वगैरह, और मड फेंक रहा है, व्हील पूरा रोटेट कर रहा है, लेकिन फॉरवर्ड मोशन नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, व्हील काफ़ी रोटेट कर रहा है, ये व्हील है रोटेट किए जा रहा है तेजी से, लेकिन इसका मूवमेंट कोई खास नहीं होता है। तो उस केस में क्या है, रोटेशन बहुत हो रहा है। रोटेशन है तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड इसके पास है, तो हर एक पॉइंट का अगर बात करेंगे तो काफ़ी इसका स्पीड है, लेकिन सेंटर यानी जो CM है हमारा, VCM का मूवमेंट नहीं है।
विथ रिस्पेक्ट टू जो पहले प्योर रोलिंग था। तो इस केस में बोलते हैं कि VCM इज लेस देन R ओमेगा। होपफुली बहुत टफ चीज नहीं, आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। आप साइकिल ले लो ना, कीचड़ में फंस जाओ, पैडल मारते रहो, क्या होगा? रोटेट तो करेगा, कॉमन सेंस रोटेट तो कर रहा है काफ़ी। उस रोटेशन में अगर सेंटर ऑफ मास पर जाकर आप देखो तो हर एक का स्पीड बहुत काफ़ी होगा, ग्राउंड से देखोगे तो काफ़ी होगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास पर जो पर्सन देख रहा है, ग्राउंड से देख रहा है, साइकिल के देखो जो सेंटर है, इसको साइकिल को आप देखो पूरा रोटेट कर रहे हो आप, ग्राउंड पर कोई देखेगा क्या कहेगा, नहीं जा रहा है, साइकिल तो आगे जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। लेकिन हर एक पॉइंट को बोला हाँ रोटेट तो बहुत काफ़ी कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर रोटेशन प्योर रोलिंग का केस होता तो बराबर होता, यानी कि यहाँ R ओमेगा काफ़ी है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये मूवमेंट नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इससे स्मॉल है। होपफुली आप समझो इसको।